आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 4 पर्यावरण शिक्षा विषय पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में पार्ट 3 पर्यावरण विषय में पर्यावरणीय प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा, प्रदूषक के स्रोत, प्रदूषण का अध्ययन किया था। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव व अम्लीय वर्षा, स्मोक। तो आज का टॉपिक ग्रीन हाउस प्रभाव व पौधघर प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सम्मिलित रूप से पृथ्वी से परावर्तित होकर जाने वाली सौर विकिरणों की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल के ताप को लगभग 60 फ़ारेनहाइट बढ़ाए रखते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सूर्य से प्रकाश आता है वह पृथ्वी तक आता है, मगर वह फिर आसमान में वापस नहीं जा पाता है। इस कारण से वायुमंडल हमारा गर्म हो जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे फॉरियर महोदय ने सन 1827 में किया था। ग्रीन हाउस वास्तव एक पुराना शब्द है जिसका आशय किसी बगीचे अथवा पार्क में उस भवन से है जिससे शीशे की दीवारें और छत होती हैं। वस्तुतः ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस गैस से जल वाष्प और बर्फ के कण होते हैं जो वायुमंडल में अपनी परत का आवरण बना लेते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें इस परत में से गुजरकर पृथ्वी पर टकराती है, परंतु वहाँ से वापस लौटते समय तापीय विकिरण को अपने आप में अवशोषित कर लेती है और उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने देती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमने जाना कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और क्यों यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल को गर्म होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से होने वाली हानियाँ, तो इसके प्रभाव से होने वाली हानियाँ निम्न हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से होने वाली हानियाँ, इसके प्रभाव से होने वाली हानियाँ निम्न हैं। नंबर 1, जलवायु में परिवर्तन।
पर्यावरण विदों के अनुसार 2025 तक वर्तमान समय की तुलना में 10 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होगी। इस वृद्धि से जलवायु में परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप औसत वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, किंतु पृथ्वी की सतह के गर्म होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, जिसके कारण अधिकांश क्षेत्रों की भूमि सूख जाएगी और कहीं सूखा कहीं बाढ़ एवं आंधी तूफान आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण में लगभग हमारा 2020 चल ही रहा है, तो 5 साल के अंदर 10 सेंटीग्रेड उसमें ताप को बताए रहे हैं कि 10 सेंटीग्रेड ताप वृद्धि हो जाएगी। तो धरातल का ताप बढ़ जाने के कारण वाष्पीकरण की क्षमता अधिक बढ़ जाएगी और कहीं पर गर्मी बढ़ जाएगी, कहीं पे ठंड बढ़ जाएगा। इस प्रकार से वायुमंडल जो है में परिवर्तन होना संभव हो जाएगा। तो अगला हेडिंग हमारा है जलवायु में परिवर्तन, यह हमने देख लिया। अगली हेडिंग दूसरी हमारी है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जब विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में मुक्त हुई, जैसे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल की जल वाष्प से मिलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ जब अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं तब इसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। तो हमने ये देखा कि अम्ल वर्षा वायुमंडल में विद्यमान रहती है और जल के साथ जब हमारे धरातल पर आ पहुंचती है उसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अम्लीय वर्षा के घटक नंबर 1 सल्फ्यूरिक अम्ल, नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल, नंबर 3 कार्बोनिक अम्ल। तो ये 3 प्रकार के घटक होते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल वर्षा के प्रकार हेडिंग हम देखते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शुष्क अम्लीय वर्षा। तो इसमें देखते हैं शुष्क अम्लीय वर्षा में सल्फेट और नाइट्रेट जब धूल के कणों के साथ जमकर पृथ्वी की सतह पर आते हैं तब उसे शुष्क अम्लीय वर्षा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है नम अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर उसे अम्लीय बनाते हैं, इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के मुख्य स्रोत, अम्ल वर्षा के मुख्य स्रोत क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के
उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत जीवाश्म एवं ईंधन का दहन है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों का मुख्य स्रोत स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन तथा उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं से होता है। तो हम यह जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हम स्वचालित वाहन व उद्योग धंधों से हम पर्यावरण में इसे पहुंचाते हैं। अगली हमारी हेडिंग है अम्ल वर्षा से हानियाँ। अम्ल वर्षा से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है और HP मान 5.5 या 5.6 में गड़बड़ी होने से मिट्टी के उपजाऊपन पर इसका असर पड़ता है। इससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। पानी के दूषित होने से जलीय जीव तथा जलीय वनस्पति भी प्रभावित होते हैं। इसका अप्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि अम्ल वर्षा से प्राणवायु ऑक्सीजन की ही नहीं बल्कि जल और अन्य सभी दूषित हो जाते हैं। अगला हमारा हेडिंग है अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण के उपाय। अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण के उपाय पर कुछ विचार हम रखते हैं। हालांकि इस समस्या का पूरी तरह से हल करना असंभव नहीं लगता, फिर भी कुछ उपाय करके इसे कम किया जा सकता है। नंबर 1, ऐसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कम से कम करना जिनमें SO2 या NO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। नंबर 2, उद्योगों में स्कर्विस के उपयोग से उत्सर्जित होने वाली SO2 गैस को स्रोत पर ही रोक लिया जाए। हेडिंग नंबर 3, सुरक्षा कवच ओजोन परत का विघटन निर्माण की प्रक्रिया। ओजोन गैस का रासायनिक संकेत O3 है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल की सतह से टकराती है तो उच्च ऊर्जा विकिरण से ऑक्सीजन O2 का कुछ भाग अणु ऑक्सीजन O2 से मिलकर ओजोन O3 में बदल जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन तथा मोटर वाहनों के विद्युत स्पार्क में भी होता है। तो इस प्रकार से ओजोन का निर्माण होता है। आइए ओजोन का अर्थ समझते हैं। ओजोन का अर्थ है, यह शब्द यूनानी भाषा के शब्द ओजो से बना है, जिसका अर्थ होता है गंध। यह
एक प्रकार की गैस है। ओजोन शब्द के बारे में जॉन हारेट ने बताया था, परंतु इस गैस का पता एक जर्मन वैज्ञानिक स्कारवेल ने लगाया था। इस गैस में विशेष गंध होने के कारण इसे ओजोन गैस कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण फैक्ट्री में होने वाले गैस उत्पादन के समान होता है। वायुमंडल में इस गैस की मात्रा का अनुमान सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स वरी ने किया था। रक्षा कवच के रूप में ओजोन गैस, तो यह प्रकृति के पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में किस प्रकार से काम करता है इसके देखते हैं। यह गैस एक परत के रूप में समतापमंडल में पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है, जो वास्तव में एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों की हानिकारक है और इससे त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वह पेड़ पौधों की पत्तियों को नष्ट होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति में ओजोन गैस का महत्व। ओजोन परत का विघटन। ओजोन गैस की कुल मात्रा 10 ppm अर्थात 10 लाख वायु परिमाण है। 10 भाग है जो संपूर्ण पृथ्वी पर हानिप्रद किरणों को वायुमंडल से ऊपर ही रोक लेने का कार्य एक निश्चित क्रिया के अनुसार करती रहती है। मनुष्य कुछ वर्ष से अपने जीवन की सुखमय बनाने के लिए हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण ओजोन परत के विघटन का एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर लिया है। विभिन्न प्रकार के शीत उपकरण जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर्स, के रूप में काम लिया है। वह इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC का उपयोग किया जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वायुमंडल में मुक्त होने पर वह ओजोन परत पर हमला कर उसे नष्ट कर देता है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से हमारे ओजोन परत में परिवर्तन हो रहा है। तो हमें इसे जानना होगा और इन पर ध्यान देना होगा। ओजोन परत की वर्तमान स्थिति सन 1985 के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ है कि अंटार्कटिका में हेली खाड़ी के ऊपर ओजोन गैस की कमी के कारण छिद्र हो गया है। एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार 1977 से
1984 के मध्य ओजोन में 40% की कमी पाई गई है। आजकल 2 ओजोन छिद्रों का पता लगाया गया है जो कि अंटार्कटिका व अंटार्कटिक महासागर के ऊपर हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओजोन की कमी के कारण हमारे पर्यावरण में खतरा उत्पन्न हो रहा है। ओजोन परत में नुकसान के कारण ओजोन परत में नुकसान के कारण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृतिक कारण, मंदाकिनी, कॉस्मिक किरणें और प्रोटॉन विसर्जित होकर समतापमंडल तथा मध्य मंडल में प्रवेश कर वहाँ उपस्थित नाइट्रोजन का विखंडन कर उसे नाइट्रिक एसिड में बदल देते हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 2, मानवीय कारक, विविध प्रकार के रसायनों खासकर CFC गैस जिसका निर्माण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ओजोन परत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ओजोन परत के विघटन से समतापीय दुष्प्रभाव। नंबर 1, विभिन्न प्रकार की फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी। नंबर 2, जलीय जीवों के नष्ट होने की आशंका। नंबर 3, मनुष्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। नंबर 4, भवन, इमारत एवं स्मारकों का क्षय। नंबर 5, स्मोक के बनने में योगदान अर्थात कुहरे का बनने का योगदान। ओजोन परत को बचाने का प्रयास देखते हैं। ओजोन परत के बचाने का प्रयास में विश्वव्यापी जागृति पैदा करना ताकि CFC की खपत को कम किया जा सके। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास स्तर के दशक से शुरू हुए जिनके परिणाम स्वरूप सन 1985 में वियना कन्वेंशन तथा सन 1987 में मोंट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा स्वीकार किए गए। भारत ने भी इसे 17 मई 1992 में लागू कर दिया। ओजोन परत को बचाने के लिए भारत सरकार भी पूरी तरह तत्पर है और इसी क्रम में 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। स्मोक क्या है इसे हम जान लें। स्मोक शब्द वस्तुतः स्मोक का अभ्यांश है जो स्मोक के फॉग धुआं प्लस कुहरा का ही एक रूप है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि स्मोक धुएं विषैली गैस से वायु में तैरते अनेक तत्वों के कण, कार्बन के कण और जल वाष्प से मिली जुली एक परत है जो पृथ्वी से
कुछ ऊंचाई पर वायुमंडल में आवरण बनाकर कुछ आवासीय भागों को छोड़ ढक लेता है, जिससे सौर प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं उनमें कमी हो जाती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और दम घुटने लगता है। परिणाम स्वरूप प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। मुख्य कारण विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले धुओं जैसे उद्योग, वाहनों, घरेलू उपयोगों एवं उनके विभिन्न तत्वों के सूक्ष्म कण हैं, जिनकी भयावहता को विभिन्न साधनों द्वारा कम तो किया जा सकता है, परंतु उसे रोकना मुश्किल सा प्रतीत होता है। स्मोक का हानिकारक प्रभाव। स्मोक एक विषैली धुआं है जो हमें निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। नंबर 1, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे दम घुटने लगता है। अगर व्यक्ति लंबी अवधि तक फंस जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अस्थमा के रोगी के लिए भी जानलेवा है। नंबर 2, दांतों के एनामल, आँखों एवं त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, असाध्य क्रॉनिक जुकाम, दवा के दौरे एवं थकान। नंबर 4, हृदय रोग व रक्त की कमी एवं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। वायु प्रदूषण से मनुष्य, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, मौसम, जलवायु तथा भौतिक पर्यावरण सभी को नुकसान पहुंचता है। कुछ मुख्य नुकसों या दुष्प्रभावों का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1, मनुष्य को वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं। श्वास संस्थान से संबंधित बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संस्थान में सूजन एवं नाक में जलन इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वायु प्रदूषण और उससे बचाव। वायु प्रदूषण से बचाव। वायु प्रदूषण से बचाव तभी ठीक तरह से हो सकता है जबकि जन सामान्य को इससे होने वाले विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाए। इसके लिए जन जागृत जरूरी है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों, वाहनों से निकले वाले धुओं को उसके उद्गम स्थल से ही इसे नियंत्रित किया जाए तो काफ़ी हद तक इसे रोका जा सकता है। कारखानों की धुआं उगलने वाली चिमनियों की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जिससे
उनकी विषैली गैसों एवं अन्य पदार्थों का सीधा असर वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों एवं उसके आसपास रहने वाले लोगों पर नहीं पड़े, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाकर हानिकारक गैसें विरल हो जाती हैं और उसका प्रभाव कम हो जाता है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सभी उद्योगों की नियमित जांच कर उनकी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आवश्यक करनी चाहिए और कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इससे बचाव भी कर सकते हैं इन सुझावों के द्वारा। वायु प्रदूषण और कानून। वायु प्रदूषण को रोकने अथवा नियंत्रित करने भारत सरकार ने कानून बनाए हैं, जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 उल्लेखनीय है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के आधार पर अपने राज्यों के लिए निम्न नियम बनाकर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए हैं। प्रस्तावित नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड व सजा का प्रावधान, जो 1 लाख रुपए अथवा 5 वर्ष की जेल या दोनों हो सकती है। अगर इस सजा के बाद भी प्रदूषण जारी रहता है तो प्रदूषणकर्ता को 5,000 रुपये प्रतिदिन के और आर्थिक दंड दिया जा सकता है तथा कैद की सीमा 7 वर्ष तक हो सकती है। इस दंड हेतु उद्योग के मालिक को ही नहीं दोषी माना जाएगा, बल्कि मैनेजर तथा वह नियंत्रक जो उद्योग की देखभाल भी करता है इस श्रेणी में आता है। आज का टॉपिक बस यहीं तक। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल प्रदूषण पर। तब तक के लिए धन्यवाद।